इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर आपके यूनिट थर्ड की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें एमजीएस यूनिवर्सिटी में आपके यूनिट थर्ड रहने वाली है पूर्व गुप्त काल, जिसमें आपके शुंग वंश, शातवाहन वंश और आपके शक वंश और आपके कुषाण वंश के बारे में बात करनी है। तो इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात कर ली है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड में कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक रहने वाले हैं उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। फिर उन टॉपिक्स पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ रहती है और कौन कौन से चीज़ों पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आपका यूनिट थर्ड का वो है आपके प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हो जाती है और शासक कौन कौन से हो जाते हैं। शुंग वंश, शातवाहन वंश और शक वंश के बारे में बात करनी है। यहाँ पर कुषाणों के बारे में बात करनी है। तो ये आपके सिलेबस में दे रखा है कि जैसे कि अगर हम बात करें आपके शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्यों के पतन के बाद आपके पुष्पमित्र शुंगा जो हैं शुंग वंश की स्थापना करते हैं, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करते हैं, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख यहाँ पर राजवंश हैं। गौतमी पुत्र यहाँ पर आपके सतकर्णी जो है एक महान शासक देखने को मिलते हैं सातवाहनों के। अगर हम बात करें उन्होंने एक उपाधि धारण की है जिसका नाम है एकमात्र ब्राह्मण। अगर हम बात करें सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान देना शुरू किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। शक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मध्य एशिया से यानी कि विदेशी यहाँ पर ये लोग आए थे। शक जो है विदेशी जाति है। रुद्रादमन यहाँ पर प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का जो है यहाँ पर आपका अभिलेख देखने को मिलता है। यहाँ पर पहला बड़ा शिलालेख देखने को मिलता है संस्कृत भाषा का। अगर हम बात करें सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है शकों द्वारा। कुषाण की अगर हम बात करें तो कनिष्क प्रथम जो है इस वंश के महानतम राजा थे। उन्होंने जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें कुषाण की अगर हम बात करें तो कनिष्क के प्रथम के जो है काल में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति मतलब आपकी चौथी बौद्ध काउंसिल के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गांधार कला और आपकी मथुरा कला जो है कुषाण के काल में शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है थर्ड यूनिट में संगम युग, यानी कि अगर हम बात करें आपके दक्षिण भारत में जो आपके शासक हुए हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से उन्होंने संगम साहित्य को यहाँ पर बढ़ावा दिया है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। संगम साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी। मुख्य ग्रंथ की अगर हम बात करें कौन कौन से ग्रंथ होते हैं संगम युग में, तो आपके का पिलयम जो आपका देखने को मिलता है। तीन राज्य चोल यहाँ पर आपके चेर और पांड्यन, ये राज्य जो है आपके यहाँ पर हम बात करें तीन राज्य यहाँ पर संगम युग में देखने को मिलते हैं जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते थे। चोल का मतलब होता है बाघ, चेर का मतलब धनुष और आपके पांड्यन का मतलब होता है मछली। ये जो आपके राज्य चिन्ह यानी कि झंडे पर जो है इस प्रकार से जो है उनके निशान होते थे। समाज 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था या विभाजित था। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है सिलेबस में वो आर्थिक प्रगति। और अगर हम बात करें व्यापार वाणिज्य के बारे में डिस्कस करना है कि आपके यूनिट थर्ड में क्या क्या देखने को मिलता है कि आपका जो उस काल में यानी कि संगम युग के काल में, और अगर हम बात करें आपका सातवाहनों के वंश में या फिर शुक के वंश में, और उस काल में जो है आपके किस प्रकार की यहाँ पर अगर हम बात करें प्रगति जो थी, आर्थिक प्रगति थी, यानी कि अगर हम बात करें आपके गुप्त काल से पहले किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ होती थी उसके बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें आपकी सबसे पहले अगर हम बात करें आपके यूनिट थर्ड के लिए कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो पूछे जाने वाले हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख यूनिट थर्ड का पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शुंग वंश की स्थापना किसने और कब की थी। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका शुंग वंश की जो स्थापना करते हैं पुष्पमित्र शुंगा करते हैं, जो कि आपके 185 यहाँ पर आपकी ईसा पूर्व करते हैं। और अगर हम बात करें बृहदंत्र जो कि आपके मौर्य सम्राट थे, उनकी हत्या जो है पुष्पमित्र शुंगा कर देते हैं। और जो पुष्पमित्र शुंगा थे वो आपके बृहदंत्र के सेनापति थे, और उनकी हत्या के बाद आपके बृहदंत्र की हत्या के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पुष्पमित्र शुंगा जो है शुंग वंश की स्थापना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पुष्पमित्र शुंगा ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो 2 बार उन्होंने यज्ञ करवाए थे। उनके पुरोहित की अगर हम बात करें तो पुरोहित जो है पतंजलि थे। अगर हम बात करें आपकी गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक था, तो यहाँ पर आपका सातवाहनों का यहाँ पर वंशज था। अगर हम बात करें एक उपाधि क्या धारण की थी उन्होंने, तो एक ब्राह्मण उन्होंने उपाधि धारण की थी या फिर अद्वितीय ब्राह्मण उन्होंने उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें आपका
नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक शासक रुद्रादमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला बड़ा और महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसलिए यहाँ पर आपका ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें, ये जो है आपके मौर्यकालीन सुदर्शन झील है जो है उसका पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ये जो आपका इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात का आपका यूनिट थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि कनिष्क प्रथम द्वारा जो है शुरू किए गए यहाँ पर संवत का जो नाम है और अगर हम बात करें तिथि क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका कनिष्क ने जो आपके 78वीं ईस्वी में अगर हम बात करें शक संवत की शुरुआत की थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो वर्तमान में है वो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें जो शक संवत है वो आपका राष्ट्रीय कैलेंडर भी करते हैं इसको। और अगर हम बात करें, आपको प्रश्न पूछा गया कि कनिष्क प्रथम द्वारा शुरू किए गए संवत का नाम क्या था और अगर हम बात करें आपका यहाँ पर आपकी उसकी तिथि क्या थी, तो यहाँ पर आपका शक संवत यहाँ पर आपका देखने को मिलता है नाम। अगर हम बात करें आने वाले समय में एमजीसी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। यहाँ पर हम बात करें, आपका जो छठा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर आपकी चौथी बौद्ध संगीति जो आपके यहाँ पर हम बात करें कनिष्क प्रथम के समय में हुई थी, सॉरी यहाँ पर हम बात करें कनिष्क के समय हुई थी। और हम बात करें ये जो कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर आपके कुंडलवन, यहाँ पर आपका एक स्थान है कश्मीर में, वहाँ पर आपका हुई थी कुंडवन जो है आपके यहाँ पर अगर बात करें कुंडवलन, यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर बात करें एक स्थान है कुंडलवन में यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपकी वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। संगम का मतलब क्या होता है, संगम जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो संगम शब्द का अर्थ होता है सभा या फिर गोष्ठी, ये जो है अर्थ हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्राचीन काल में जो है आपके तमिल कवियों और विद्वानों की जिन राजकीय परिषदों का आयोजन हुआ उन्हें संगम कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। संगम काल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं, तो आपके एक तो दे रखा है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें महाकाव्यों के नाम बताने हैं, कवि के नाम नहीं बताने हैं, महाकाव्यों के बारे में बात करनी है। तो शिल्पादिकारम और अगर हम बात करें आपके मणि मेखले, ये जो आपके देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सातवान शासकों ने किस धातु के सिक्के मुख्य रूप से जारी किए थे, तो शीशे के, आपको ध्यान रखना है। इससे पता चलता है कि उस काल में जो है आपके स्थिति किस प्रकार की थी, यहाँ पर आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने तांबे और यहाँ पर आपके प्रोटीन के भी सिक्के जारी किए थे सातवाहन शासकों ने। गांधार कला शैली की विशेषता क्या थी, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें बौद्ध की मूर्ति जो है यूनानी देवता अपोलो की तरह आपके घुंघरालू बालों और आपके मुस्कुरल शरीर के साथ यहाँ पर मस्कुलर यानी कि आपके वजनदार और अगर हम बात करें मजबूत शरीर बताया गया है। 11वां प्रश्न आपका हो जाएगा यूनिट थर्ड का, वो है आपके पूर्व गुप्त काल में जो है श्रेणी से क्या तात्पर्य है, तो व्यापारियों और आपके शिल्पकारों के व्यावसायिक संगठनों को यहाँ पर श्रेणी कहा जाता था। आज ये जो है बैंकों की तरह कार्य करते हैं और अगर हम बात करें व्यापार का जो नियमन करती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका कनिष्क प्रथम की जो यहाँ पर आपकी राजधानी का क्या नाम था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजधानी का नाम अगर हम बात करें तो पहली राजधानी आपकी कनिष्क प्रथम की वो आपकी हो जाएगी पुरु, यहाँ पर आपकी पुरुषपुरु यहाँ पर आपके देखने को मिलती है, पुरुषपुर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें आपका दूसरी राजधानी आपके मथुरा देखने को मिलती है कनिष्क की, तो कनिष्क की पहली राजधानी आपके पुरुषपुर और अगर हम बात करें आपके यहाँ पर दूसरी राजधानी आपके मथुरा हो जाएगी। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा यूनिट थर्ड का बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें, लघुत्रात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुष्पमित्र शुंगा की उपलब्धियों का यहाँ पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो पुष्पमित्र शुंगा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो आपके मौर्य के साम्राज्य के जो आपके शासक थे, अंतिम शासक बृहदंत्र की हत्या कर देते हैं पुष्पमित्र शुंगा और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करते हैं, विदेशी आक्रमण से रक्षा करते हैं भारत की। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो होता है सांस्कृतिक विकास करते हैं। कला की अगर हम बात करें तो वो आपके भरूहूत स्तूप का निर्माण करवाते हैं, सूची स्तूप की वेदिका का पुनर्निर्माण कर अगर हम बात करें उनके काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाते हैं सांस्कृतिक विकास, अगर हम बात करें आपका विदेशी आक्रमणों से रक्षा और वैदिक धर्म का जो पुनरुद्धार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पुष्पमित्र शुंगा। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, वो रहने वाला है यहाँ पर बड़े प्रश्नों में लघुत्रात्मक प्रश्नों में कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है यहाँ पर आपकी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सिद्ध करना है।
तो उन्होंने जो है आपके क्यों यहाँ पर अगर हम बात करें गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध शासक क्यों कहा जाता है, प्रतापी शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उन्होंने जो आपके सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा थी जो थी वो पुनः स्थापित की थी। इसके कारण उनको महान कहा जाता है। शकों का यहाँ पर विनाश किया था उन्होंने, तो सातवाहन जो है शकों का विनाश कर देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर और अगर हम बात करें उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने काल में अगर हम बात करें उनके शासनकाल में जो है आपके सातवाहन जो आपके साम्राज्य उत्तर भारत में अगर हम बात करें मालवा से लेकर आपके दक्षिण में अगर हम बात करें कर्नाटक तक फैल गया था। यहाँ पर समुद्री तोय पीत वाहन जैसे अगर हम बात करें उनको को कहा जाता है, ये उनकी उपाधि है। तो जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों को पानी पिया हो, ये जो आपके यहाँ पर एक उपाधि है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा त्रिसमुद्र तोय पी वाहन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। धार्मिक नीति क्या थी? तो उन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर आपका जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है उन्होंने ब्राह्मण थे उनकी जो है उनको संरक्षण दिया था, लेकिन अन्य धर्मों को जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण रहे थे। उपाधियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी उपाधि या फिर उपलब्धियां की बात करें तो यहाँ पर आपके नासिक अभिलेख में अगर हम बात करें अद्वितीय ब्राह्मण, और अगर हम बात करें आपका क्षत्रिय दर्प मान धर्मर्दन जैसे यहाँ पर उपाधियाँ या फिर उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर आपके ये उपाधियाँ या फिर उपलब्धियाँ हो जाती है। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर क्षत्रियों के अहंकार को चूर्ण किया था उन्होंने, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न होने वाला है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में जो आपके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो आपके जो कनिष्क थे उन्होंने जो आपके बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो आपके महायान शाखा को अपनाया था। इसका जो मध्य एशिया और चीन में प्रचार किया था यहाँ पर बौद्ध धर्म का। उन्होंने जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपके कनिष्क ने करवाया था। कला शैली की अगर हम बात करें तो उनके काल में जो आपकी मूर्ति कला की जो है 2 प्रसिद्ध शैलियाँ जैसे कि आपके गांधार कला और आपकी मथुरा कला जो है उसका जन्म हुआ था। बुद्ध की पहली मानव रूप यहाँ पर आपकी रूपी मूर्तियाँ जो हैं इसी समय बनी थी। तो बौद्ध की जो पहली यहाँ पर आपके मानव रूपी यहाँ पर आपकी मूर्ति बनी थी। साहित्य की अगर हम बात करें तो उनके दरबार में जो आपके अश्वमेघ और वसुमित्र चरक ये जो आपके विद्वान देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ये जो आपके कनिष्क हो जाएंगे और कनिष्क के यहाँ पर हम बात करें विद्वान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने जो आपके शक संवत की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें ये जो आपके राष्ट्रीय यहाँ पर कैलेंडर भी कहा जाता है शक संवत को, आपको ये ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा यूनिट 3 का, वो है आपके संगमकालीन जो समाज है और अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएगी उसके बारे में बात करनी है। तो दक्षिण भारत में संगम काल में अगर हम बात करें तो उसकी मुख्य क्या क्या विशेषता हो जाती है? सामाजिक विभाजन। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका संगम काल था, यहाँ पर आपके संगमकालीन जो समाज था और अर्थव्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता में आपका जो समाज था उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके विभाजन था। यहाँ पर आपके समाज जो था 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था। यहाँ पर आपके जो गुरुजी, यहाँ पर आपके जंगल, पहाड़, कृषि भूमि, तट, ये जो आपके यहाँ पर अगर बात करें सामान्य भाषा या फिर लोकल भाषा में जो वर्ड हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें संगमकालीन समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके दक्षिण भारत में संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि चोर चेर पांड्यन की मुख्य विशेषता को बताता है। यानी कि ये जो है आपके तमिलनाडु के एरिया में चोर चेल और पांड्यन रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो समाज में अगर हम बात करें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। आपके संगम युग में अनेक कवित्रियों ने इस काल में यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर हम बात करें जो कवित्रियाँ थी यानी कि जो महिलाएं थी वो जो कविताएं हैं उनका भी यहाँ पर लिखने का कार्य करती थी, कविताएं भी लिखती थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और प्रेम विवाह प्रचलित थे इस काल में। अगर हम बात करें संगम युग के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी व्यापार तो रोम के साथ समुद्री व्यापार उन्नत था, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न हो जाएगा लघुतरात्मक प्रश्न यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है लघुतरात्मक प्रश्नों में, वो रहने वाला आपका पूर्व गुप्त काल में अगर हम बात करें तो आपके व्यापार और वाणिज्य की प्रगति का वर्णन करना है। तो किस प्रकार से जो आपके व्यापार होता था यहाँ पर पूर्व गुप्त काल में। तो यहाँ पर आपको रेशम का मार्ग देखने को मिलता है। तो कुषाणों ने जो आपके रेशम मार्ग पर जो रेशम का मार्ग था उस पर नियंत्रित कर रखा था। और अगर हम बात करें जिससे क्या होता था कि भारत को व्यापारिक चुंगी के रूप में जो आपके स्वर्ण प्राप्त होता था। यानी कि अगर हम बात करें जिससे क्या होता था कि जो भी आपका व्यापार होता था उसमें अगर हम बात करें तो भारत को व्यापारिक चुंगी यानी कि टैक्स के रूप में स्वर्ण प्राप्त होता था। रोम से जो है आपके व्यापार भारत से मसालों और कीमती रत्नों रेशमी कपड़ों के बदले जो है आपके रोम से बड़ी मात्रा में सोना आयात होता था या फिर आता था भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। श्रेणी व्यापार
व्यापारियों ने जो आपके संगठन श्रेणी कहलाते थे। तो यहाँ पर आपका जो व्यापारी थे श्रेणी व्यवस्था थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें व्यापारी के जो संगठन थे श्रेणी कहलाते थे। ये नियम बनाते थे और गुणवत्ता नियंत्रण करते थे, बैंकिंग का काम करते थे। ये जो आपके श्रेणी व्यवस्था हो जाएगी। सो ये जो आपके यहाँ पर हम बात करें पूर्व गुप्त काल से जो आपके पूर्व जो आपके यहाँ पर हम बात करें गुप्त काल से पहले के यहाँ पर आपके व्यापार और वाणिज्य की प्रगति का वर्णन किया गया है। सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर आपका था। कुषाणों ने जो आपके शुद्ध सिक्के के यहाँ पर अगर हम बात करें सोने के सिक्के जारी किए थे। उन्नत अर्थव्यवस्था का प्रतीक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कौन कौन से दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूनिट थर्ड के बारे में, यहाँ पर अगर हम बात यूनिट थर्ड के बड़े प्रश्नों में अगर हम बात करें दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्नों में अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कुषाण के शासक जो थे कनिष्क प्रथम की विजय और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम जो थे, यहाँ पर हम बात करें कुषाण शासक जो कनिष्क प्रथम थे उनकी विजय क्या क्या थी और अगर हम बात करें उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी उसके बारे में विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंट्रोडक्शन। कनिष्क यहाँ पर आपके जो कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे जिसका जो आपके साम्राज्य जो है आपके मध्य एशिया से लेकर भारत में गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था। विजयों की अगर हम बात करें सैन्य विजयों की अगर हम बात करें तो भारत विजय कनिष्क ने जो आपके मगध तक अपना विस्तार किया था। वहाँ से प्रसिद्ध विद्वान जो आपके जो आपके घोष को अपने साथ लाया था। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो भारत विजय का यहाँ पर अगर हम बात करें उसने सैन्य यहाँ पर अगर हम बात करें अभियान चलाया था। कनिष्क ने जो आपके मगध तक अपना विस्तार किया था। वहाँ से अपने प्रसिद्ध विद्वान यानी कि अगर हम बात करें जो कनिष्क था उसने जो है आपके प्रसिद्ध विद्वान यहाँ पर आपके मगध से लाया था जिसका नाम था आपका विद्वान अश्व घोष को अपने साथ ले आया था। अगर हम बात करें मध्य एशिया तक उसने यहाँ पर अभियान चलाया था। उसने जो आपके चीन के जो हान वंश के सेनापति पान चोआ को हराकर रेशम मार्ग के महत्वपूर्ण जो केंद्र थे उस पर अधिकार कर लिया था। तो उससे क्या होता था कि सोने की यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कर के रूप में प्राप्त होता था। तो यहाँ पर हम बात करें ये जो आपके कनिष्क प्रथम की विजय हो जाएगी। अगर हम बात करें सांस्कृतिक और आपके धार्मिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी हो जाएगी तो बौद्ध धर्म की उन्होंने जो है आपके बढ़ावा दिया था। बौद्ध धर्म में महायान शाखा की उन्होंने राजकीय संरक्षण दिया था। कश्मीर में अगर हम बात करें तो आपके चौथी जो है आपके बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कला का विकास कराया था। तो यहाँ पर आपके गांधार कला और मथुरा कला जो है उनके काल में हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें विकास हुआ था। साहित्य की अगर हम बात करें तो कनिष्क के दरबार में अगर हम बात करें तो अश्वघोष यानी कि बुद्ध चरित और वासुमित्र नागार्जुन और आपके चरक जैसे विद्वान देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आपके निष्कर्ष की तो क्या क्या निष्कर्ष हो जाएगा। कनिष्क का जो शासनकाल था भारतीय इतिहास के एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य और आपकी कला यहाँ पर आपकी संस्कृति के समन्वय का युग कहा जाता था या फिर युग था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन रहने वाला है सातवाहन वंश यहाँ पर आपका कौन था या फिर सातवाहन कौन थे और यहाँ पर आपका सातवाहन जो आपके शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियाँ क्या थी, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके बारे में डिस्कस करना। सो अगर हम बात करें सातवाहन कौन थे तो यहाँ पर अगर हम बात करें मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए थे आपके सातवाहन। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे इस वंश के जो है आपके 23वें यहाँ पर प्रतापी शासक थे, आपको यह ध्यान रखना है। उनकी अगर हम बात करें उपलब्धियों की तो यहाँ पर आपके उन्होंने जो है आपके सैन्य यहाँ पर सफलताओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने शकों का दमन किया था। उन्होंने जो आपके सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त की थी या वापस पाई थी। अगर हम बात करें आपके नहपान जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर शासक हो जाता है जिसको हराया था आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। उन्होंने जो आपके उत्तर भारत में जो है आपके सीमा का विस्तार किया था। मालवा से लेकर आपके दक्षिण में कृष्णा नदी तक उनका जो है फैलाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक और सामाजिक योगदान की अगर हम बात करें तो उसने जो आपके वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और अगर हम बात करें खुद को यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राह्मणों का जो है रक्षक बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। भूमिदान की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी भूमिदान की प्रथा को व्यापक बनाया था जिसमें अगर हम बात करें जिससे भविष्य में जो है आपके सामंतवाद का उदय हुआ था। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया था बल्कि दक्षिण भारत में की जो संस्कृति थी उसको नई दिशा प्रदान की थी। यहाँ पर हम बात करें आपका जो न केवल इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था बल्कि आपके दक्षिण भारत में जो आपकी संस्कृति की जो है आपकी नई दिशा प्रदान की थी इन्होंने। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। संगम युग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। संगम साहित्य के आधार पर यहाँ पर आपके तात्कालिक जो यहाँ पर दक्षिण भारत की जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति की वर्णन आपको करना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें संगम युग था क्या, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ईसा के प्रारंभ में जो आपकी शताब्दियों में जो आपके यहाँ पर हम बात करें तमिल कवियों ने जो आपके सम्मेलन हुए थे और रचित जो साहित्य था उसको यहाँ पर संगम साहित्य कहा गया था। तो तमिल साहित्य को यहाँ पर अगर हम बात करें संगम साहित्य कहते हैं। तो ये तीन राज्यों की यहाँ फिर अगर हम बात करें चोल, चेर और पांड्यन का जो यहाँ पर राज्य हैं, यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र में जो ये राज्य थे या फिर राजवंश थे उनके साहित्य के बारे में प्रदान करता है जानकारी, इनके राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राजा जो सर्वोच्च था, यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो राजा को कंदन कहते थे या फिर को कहा जाता था। युद्ध जो है वीरों की पूजा की यहाँ पर परंपरा थी, तो वीरों की जो पूजा की परंपरा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके समाज जो है आपके वर्णों के बजाय जो आपके व्यावसायिक समूह और भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। स्त्रियों की जो शिक्षा थी, स्त्रियों को जो है शिक्षा और जीवन साथी चुनने की जो स्वतंत्रता थी। यहाँ पर हम बात करें आपके और भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो रोम से व्यापार होता था। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से धान की खेती की जाती थी, कपड़ा उद्योग यहाँ पर उन्नत था। ये जो आपका हो जाएगा। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो आपका संगम युग जो है दक्षिण भारत का पहला वह काल था जहाँ पर आपका परिष्कृत संस्कृति और उन्नत व्यापारिक समाज का उदय हुआ। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पूर्व गुप्त काल, आर्थिक समृद्धि और आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है स्वर्णिम काल था। इसके बारे में आपको कथन स्पष्ट करना है, विवेचना करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके मौर्योत्तर काल भारत में आर्थिक क्रांति का जो है काल माना जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो व्यापारिक मार्ग की हम बात करें तो आपकी भारत जो है आपके उत्तर दक्षिण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। रोम के साथ व्यापार, तो पिलिनी जैसे यूनानी लेखकों के अनुसार भारत अपने माल के बदले जो है आपके रोम से भारी मात्रा में सोना खींचा रहा था। तो यहाँ पर आपके ये जो है आपका रहने वाला है। नगरों का जो है विकास, इस काल में जो आपके वैशाली, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला जैसे शहर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। श्रेणी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन अपनी मुद्रा जारी करते थे, बैंकों की तरह कार्य करते थे और व्यापार का नियमन करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुषाण द्वारा जहाँ के शुद्ध सोने के सिक्के और सातवानों द्वारा जो है सिक्के के, यहाँ पर अगर हम बात करें शीशे के सिक्के का प्रचलन उन्नत जो है यहाँ पर विनिमय प्रणाली का प्रमाण है। यहाँ पर हम बात करें, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। पूर्व जहाँ पर आपके गुप्त काल, आर्थिक समृद्धि और आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो आपका रहने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात करें आने वाले समय में MGS से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें आपके यूनिट 3 की हमने बात कर ली है। तो इसी के साथ यह वीडियो का अंत, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।